जो हम जिस पे डिस्कस करेंगे, यानी जिस पे हम लोग देखेंगे जिस चीज को, जो काफी इंपॉर्टेंट है आरसीए के लिए भी, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये यूपीएससी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे आज वो क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी, जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम लोग क्लाइमेट और ओशन एक दूसरे से आप देखेंगे तो उसका मिला हुआ आपको मिलेगा। इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट जकी सर? हाँ हाँ बिल्कुल, इससे तकरीबन आप देखेंगे तो 3-4 साल में 12 क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन सिर्फ इसी से पूछे गए हैं कि एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन, ये देखने का। उसी के बाद इंडियन ओशन डायपोल, जिसपे हम लोगों ने कल डिटेल से किया ही था, उसका थोड़ा एनिमेशन है वो दिखाएंगे ताकि और उसको आप क्लियर कर सकें। उसी तरह से नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, जिस तरह से एल नीनो है, जिस तरह से इंडियन ओशन डायपोल है, उसी तरह से नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसी तरह से आर्टिक डायपोल है, आर्टिक डायपोल भी जो है जिस तरह से ये नॉर्थ अटलांटिक में बनता है, जिस तरह से ये आप देखेंगे कि साउदर्न पैसिफिक में बनता है, जिस तरह से ये इंडियन ओशन में बनता है, ठीक उसी तरह का फेनोमेनन है। तो ये कैसे एल नीनो बना और सदर्न ऑसिलेशन कैसे बना। अब ये एल नीनो जो है ये टर्म आपको ओशन से बना है, और सदर्न ऑसिलेशन क्या है, ये एटमॉस्फेयर। तो ओशन और एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन है। तो इसको अगर हम देखें, ये बेसिकली ओशन एटमॉस्फेरिक सिस्टम है एक बना हुआ, और ये बेसिकली ऑपरेटिंग विद इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, यानी जो पैसिफिक ओशन का जो इक्वेटोरियल रीजन है, चाहे पेरू तक से शुरू होता है, यानी पेरू के कोस्ट से, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास से। तो फिनोमेनन जो है एसोसिएटेड है एल नीनो, या इसको एल नीनो लोग कहते हैं, आप लोग सुनते होंगे एल नीनो, ला नीना, लेकिन इसका सही साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी या करेक्टली इसको टर्म दिया गया है ईएनएसओ। तो आपको ईएनएसओ भी नाम आएगा। इस ईएनएसओ का फुल फॉर्म इस तरह से समझिए, एल नीनो। तो एल नीनो को ईएन कहा गया और सदर्न ऑसिलेशन को एसओ कहा गया, तो ईएनएसओ यानी एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये कंपोनेंट है, बेसिकली ये देखेंगे तो डिफरेंट रिस्पॉन्ड रेट जो है कंपोनेंट जो है वेदर का, और इसमें देखेंगे कंबाइंड लिंकेज बिटवीन द टू सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया ओशन का सिस्टम और एटमॉस्फेरिक सिस्टम, ये दोनों का कंबाइंड फेनोमेनन है जो हमारे वेदर को ग्रेटली इंपैक्ट करता है ग्लोबल लेवल पे। तो इसको समझने के लिए और हम लोग ये समझें कि ये पूरा, ये देखिए ये पैसिफिक ओशन है, ये पेरू के पास है, और ये आप देखते हैं यहाँ बोल्ट करंट, ये पूरा का पूरा एक समझ लीजिए एक बाथ टब के तरह से है, एक बाथ टब के तरह से है। तो यहाँ क्या है कि पानी क्या होता है कि गर्म हो जाता है इस लेवल पे, यहाँ का आपको देखेंगे तो ये काफी ये आप देखेंगे एल नीनो का। तो इसका दो फेज होता है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक न्यूट्रल, 3 फेज होता है मोटे तौर पे। यानी सामान्य स्थिति को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, और उसके बाद जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव। तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, पॉजिटिव फेज भी और निगेटिव फेज भी। तो इसको इस तरह से समझिए, यहाँ देखिए तो ये बेसिकली क्या होता है, वाटर्स ऑफ द पेरू कोस्ट, नॉर्दर्न पेरू। देखिए तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा कि जनरली कोल्ड होता है। ये जो आप देख रहे हैं फेनोमेनन यहाँ पे, तो ये जो रेड दिखाई दे रहा है वो हॉट है, और ग्रीन या ब्लू जो दिखाई दे रहा है वो कोल्ड है, यानी टेम्परेचर है। ये देखिए टेम्परेचर का है, यानी 32 डिग्री सी रेड और ये 12.3 डिग्री सी। तो ये टेम्परेचर का सी सरफेस टेम्परेचर, बेसिकली एल नीनो का अगर हम लोग देखें तो ये सी सरफेस टेम्परेचर का मैप है। और इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि हमबोल्ट, आप लोग जानते हैं समुद्री धारा जो पढ़ते हैं, तो हमबोल्ट करंट जो है वो कोल्ड करंट है। ये बेसिकली इंटेंसिफाइड द अपबिलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर, यहाँ से आपका ऊपर होता है, और ये एरिया नॉर्मली ठंडा होता है सिचुएशन आप देखें। लेकिन होता क्या है एल नीनो के दौरान, आप देखिए तो ये डिफरेंट फेज है इसको। तो बेसिकली हुआ क्या कि आप देखेंगे कि ये 97-98 में ये सारी चीजें, तो ये पता जो चला एल नीनो, तो ये बेसिकली यहाँ जो फिशरमैन थे मछली पकड़ने वाले पेरू तट पे, तो जब यहाँ काफी गर्म हो जाता था तो जो यहाँ मछली, नॉर्मली ये कोल्ड कंडीशन में होता था, तो यहाँ मछली जो है वो पकड़ने में आसानी होती थी। लेकिन जब ये पूरा सी सरफेस टेम्परेचर गर्म हो जाता था, उसके बाद यहाँ मछली वो नहीं पकड़ पाते थे, तो इनको उन्होंने ये किया। और ये क्रिसमस के टाइम में, आप ये याद रखना होगा
कि नवंबर और अर्ली दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है। अपने लोग के यहाँ ठंडी होता है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में ये गर्मी का मौसम होता है। तो क्रिसमस का सीजन था, इसीलिए इस फेनोमेनन को उन्होंने नाम दिया अल नीनो, यानी क्रिस्ट चाइल्ड। ठीक है, दिस बेसिकली ये सारी सिचुएशन पे क्या हुआ, abundant rain in the region and flash flooding। चूंकि ये काफी गर्म हो गया था, और गर्म होने से आप जानते हैं कि यहाँ काफी बारिश हुई और काफी बाढ़ आया, काफी तूफान आया। इसको आप इस तरह से समझे साधारण ओसिलेशन को। अब ये जो समुद्र का सतह था, ये जो गर्म हो रहा था, इसके कारण क्या? तो ये कारण का पता लगाने के लिए बहुत लंबा फेनोमेनन था। ये बात आप देखेंगे कि जब अल नीनो और ला नीनो नहीं आया था, तब जैसा आप लोगों को मैंने बताया था कि हेडली सेल, पोलर सेल, और जिस तरह से ईस्टर्ली वेस्टर्ली, आप लोग आई होप कि आप लोग ये सारी चीज जानते होंगे ईस्टर्ली वेस्टर्ली के बारे में। तो ये जो ईस्टर्ली इस एरिया में बहता है, इक्वेटोरियल के पास ऊपर में, ये सारी चीजें, तो ये काफी कमजोर, और ये काफी इम्पैक्ट करता है अपने इंडियन मॉनसून। उस टाइम में एक थे जिनका नाम था सर गिलबर्ट वाकर। तो सर गिलबर्ट वाकर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम में, 1918 और 1920 की बात है। तो उस वक्त वो अकाल आया था, 1918 और 1920 का हिस्ट्री आप देखेंगे तो इंडिया में भयंकर अकाल आया था। वो अकाल ये था कि मानसून काफी कमजोर था। तो उन्होंने 21 के बाद रिसर्च शुरू किया, और जब रिसर्च किया तो उनको चौंकाने वाले डाटा मिला, और वो डाटा ये मिला कि एक डार्विन और दूसरा ताही। उनका ये कहना था जब यहाँ हाई प्रेशर होता है तो यहाँ लो प्रेशर होता है, और जब यहाँ लो प्रेशर होता है तो यहाँ हाई प्रेशर होता है। इससे क्या होता है कि जब यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है तो मानसून यहाँ कमजोर हो जाता है, और इधर आपका बारिश हो जाता है। जब यहाँ आपका लो मतलब हाई प्रेशर होता है तो इधर लो प्रेशर होता है, और इधर काफी बारिश होती है। तो इसको इन्होंने दिया सदर्न ओसिलेशन। ये यानी मैप जो है आपको ये शो कर रहा है एयर प्रेशर, तो ये एटमॉस्फेयर से यानी पैसिफिक ओशन में। और ये सर गिलबर्ट वाकर थे, इन्होंने नोटिस किया था ये प्रेशर का, जैसे कि मैंने बताया उस वक्त मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ये हेड हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया में, और इसका नाम उन्होंने दिया ग्रेट ईस्ट वेस्ट स्विंग, और इसी को सदर्न ओसिलेशन कहा जाता है। तो ये सदर्न ओसिलेशन से ही हमारा एल नीनो जुड़ा हुआ है। इसको इस तरह से समझे, और हम समझाने की कोशिश करेंगे कि समझिए कि एक कोई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे और यहाँ पे, और इसमें है। तो इसमें समझिए कि एक तराजू की तरह से अगर यहाँ आप भार देंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा। उसी तरह से यहाँ हाई प्रेशर होता था तो यहाँ लो प्रेशर, और यहाँ लो प्रेशर, यानी ये डार्विन और ये ताही थी इसके बीच में। तो इसको वाकर ने इसको दिखाने की कोशिश की इस तरह से कि ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाकर सेल, ये वाकर सेल था इस तरह से, और ये अब ये असेंडिंग लिम्ब है और ये डिसेंडिंग लिम्ब है। यानी एक ऊपर चढ़ता हुआ उसका भाग आप देख रहे हैं, और एक ये नीचे चढ़ता हुआ, और ये फ्लक्चुएट करता था बेसिकली सिंपल सिस्टम। और ये लिम्ब जो है बेसिकली अपोजिट चेंज ऑफ द प्रेशर ऑफ द अदर लिम्ब, यानी कि इधर अगर प्रेशर बढ़ा तो फिर ये ऊपर हो जाएगा और ये लो हो जाएगा। तो इसको उन्होंने नाम दिया सदर्न ओसिलेशन को, और इसी के वजह से ये गर्म होता था। यानी आप जहाँ हाई प्रेशर होगा तो आप जानते हैं वहाँ विंड कमजोर पड़ जाता है, जहाँ लो प्रेशर था वहाँ विंड हाई पड़ जाता था, इस वजह से। तो इसको इस तरह से इन्होंने समझाया कि इसका फेज जो अब आप देख लीजिए, ये तो उन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो पहले मैंने बताया कि पेरू तट पे जो फिशरमैन थे उन्होंने देखा कि भाई मछली हमको नहीं मिल रहा है और काफी यहाँ बारिश हो रही है और ये इंटेंसिफिकेशन ऑफ वेदर हो गया है, तो इसको उन्होंने नाम दिया अल नीनो। और फिर सदर्न ओसिलेशन का वाकर साहब ने खोज किया, ये दोनों को मिला के ENSO हम लोग जानते हैं। तो इसके फेज 3 होते हैं, एक तो न्यूट्रल फेज होगा आपको, यानी आप देखें तो इसमें अल नीनो सदर्न ओसिलेशन का न्यूट्रल फेज होगा जिसमें नॉर्मल है यानी नॉर्मल कंडीशन, दूसरा वार्म कंडीशन जिसको अल नीनो कहते हैं, और तीसरा कोल्ड कंडीशन जिसको ला नीना है। ठीक है, तो ला नीना, अल नीनो और नॉर्मल कंडीशन, इसको हम इस तरह से समझे। ये देखिए न्यूट्रल फेज। अब न्यूट्रल फेज में ये इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पे। अब न्यूट्रल फेज में आप देखें ये सी सरफेस टेम्परेचर का ये आपका है, यानी जितना रेड आप देख रहे हैं वो हाई टेम्परेचर है, ब्लू लो टेम्परेचर है, तो ये न्यूट्रल फेज। अब न्यूट्रल फेज में आप देखेंगे कि नो वार्मर और कोल्डर
नॉर्मल वाटर आपको मिलेगा, यानी लगभग बराबर मिलेगा। और जो नॉर्मली आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न पैसिफिक का आप देखेंगे और ये सारी चीजें, तो इसको आप देखेंगे कि ये नॉर्मल एसएसटी यानी नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है निगेटिव और पॉजिटिव फेज। तो पॉजिटिव फेज जो होता है यानी ENSO जो हमने बताया, उसका पॉजिटिव फेज को कहते हैं अल्नीनो। ये भी याद रखिएगा कि इसके ENSO के पॉजिटिव फेज को अल्नीनो कहते हैं, नेगेटिव फेज को लानीना कहते हैं। तो बेल्ट मच वार्मर देन द नॉर्मल। आप देखिए ये काफी गर्म हो गया, ये बेल्ट क्यों गर्म हो गया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड चलने लगा और ये विंड यहाँ का जो कोल्ड वाटर था जो अभी देख रहे थे इसको काफी इधर ले आया। अब ये एरिया कोल्डर हो गया और ये एरिया वार्मर हो गया। अब इससे क्या हुआ कि आप देखेंगे कि वार्म वाटर जो है ये सारा चीज इस एरिया में हुआ और काफी इस तरह से आप देखेंगे। अब इससे क्या हुआ कि ये गर्म होने की वजह से जो मछलियां होती थी जो पकड़ते थे वो काफी नीचे चला गया सरफेस के, तो नॉर्मली आप उसको मछली नहीं मिल पा रहा था। दूसरा हम देखेंगे निगेटिव फेज जिसको लानीना कहते हैं। अब लानीना में देखिए कि ये पूरा कोल्डर रीजन हो जाता है, ये नॉर्मल से ज्यादा कोल्ड हो जाता है, इसको कोल्ड फेज भी कहते हैं जैसे कि मैंने बताया लानीना। और ये आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में हो तो कि कुछ पूछना चाहते हैं कोई भी? चलिए तो इसको पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर जो पूछना हो पूछिएगा, ठीक है। तो ये लानीना, अब लानीना में क्या होता है जब कोल्डर फेज हो जाता है तो ये पूरा एरिया ड्राउट में हो जाता है और ये एरिया वार्म हो जाता है, ये एरिया। अब ये वार्म होने की वजह से क्या होता है इधर भयंकर बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ जाता है, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में बाढ़, ये सारी चीजें। तो ये किस वजह से होता है? लानीना की वजह से होता है। और जब लगातार 3 साल तक लानीना रहता है, लगातार 3 साल तक, तो उसको कहता है ट्रिपल डिप। ट्रिपल डिप, तो ट्रिपल डिप लानीना का अर्थ ये हो गया कि 3 साल यानी 2020 से शुरू हुआ था, अभी हाल फिलहाल में ट्रिपल डिप लानीना हुआ था और ये 2023 में जाके खत्म हुआ। 2023 से फिर अल्नीनो शुरू हुआ था थोड़ा निगेटिव के बाद। अब थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अक्टूबर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कि अक्टूबर के बाद से फिर से लानीना फेज आ सकता है। अब ये लानीना जो था ये काफी कंट्रोल करता है आपको वार्मिंग को कंट्रोल करने में, चूंकि ये कोल्डर फेज है। लेकिन जब अल्नीनो आ जाता है तो जो नॉर्मल गर्मी है उससे और ज्यादा गर्मी होने लगता है। जैसे अभी की दौर देखें तो अभी अल्नीनो वाला फेज है, तो अभी जो अल्नीनो वाला फेज है इस वजह से आप देखेंगे कि गर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और ये काफी वाइडर एरिया, ये देखिए ये पूरा पैसिफिक ओशन का ये काफी वाइडर एरिया है। तो ये वेस्टर्न पैसिफिक, इसको हम लोग और अच्छे तरह से एक एनिमेशन में देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि हम एनिमेशन आप लोग को आसानी से समझने के लिए दिखाते हैं। ये देखिए इसको और आगे हम देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा आपका देखिए पैसिफिक ओशन है। अब क्या होता है कि ये नॉर्मल कंडीशंस जो होता है इस तरह से आप देखेंगे पैसिफिक ओशन में। इसको आगे हम लोग और देखें तो ये जैसा कि मैंने बताया कि जो फिशर्समैन थे उन्होंने इसको ब्लीच्ड चाइल्ड या क्रिस्ट चाइल्ड कहा जाता है। एल्नीनो का मतलब ये इक्वेटोरियल पैसिफिक है। अब इसमें कोई भी आप एल्नीनो का कंडीशन देते हैं तो उसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी जो विश्व मौसम विज्ञान संस्था है जो यूएनओ के अंदर काम करता है, वो एक हर चीज के लिए क्लाइमेट का पैटर्न या ओशन पैटर्न के लिए एक तय करता है जिसको स्टैंडर्ड माना जाता है, वो आपको जानना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर का माना जाता है कि जो 5 डिग्री सेल्सियस या 9 डिग्री फ़ारेनहाइट 3 कंसेक्यूटिव मंथ यानी लगातार 3 महीने तक अगर 5 पॉइंट इतना डिग्री सेल्सियस यानी 5.5 डिग्री सेल्सियस यानी आधा डिग्री सेल्सियस लगातार 3 महीने तक उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा और उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। उसके बाद दूसरी स्थिति ये होती है, दूसरी स्थिति क्या होती है कि ये टेम्परेचर बढ़ने से उस एरिया का एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो आप देखेंगे तो चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी चेंज होगा और जो ओशन है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री लगातार 3 महीने तक होगा और रेनफॉल पैटर्न जो नॉर्मल रेनफॉल पैटर्न था उससे चेंज होगा। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, इस तरह की सिचुएशन आ जाएगा, उसके बाद इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देगा कि ये
अल नीनो फेज आ गया। अब इसको ये कर देंगे कि भाई ये अब अल नीनो आ गया, अल नीनो आ गया। अब इसको अब इस तरह से समझे कि ये देखिए जैसे कि मैंने बताया कि वार्मर 2 से 7 ईयर तक होता है इसका फेज जो होता है नॉर्मल। तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिका से, अब ये देखिए ये गर्म वाटर, अब चूंकि स्टर्ली विंड काफी स्ट्रांग हो जाता है, अब यहाँ से गर्म वाटर क्या होता है ऊपर अब बिलिंग करता है साउथ अमेरिका के पास, और यहाँ आपको भयंकर बारिश होता है। अब बारिश होने से क्या होता है, ये सब एरिया जब गर्म हो गया मछली आपका नीचे चला जाता है, क्योंकि मछली का जो यहाँ खाने का होता है वो नीचे चला जाता है वार्म होने की वजह से। ये देखिए अब ये नीचे जब जाता है तो होता क्या है नॉर्मली कि जब फिशिंग किया जाता है तो इसके जाल में ये मछली आता ही नहीं है। इससे क्या होता है जो फिशरी इंडस्ट्रीज है उसको काफी नुकसान होता है। उसी तरह से लैंड में क्या प्रॉब्लम होता है कि आप देखेंगे कि जो अमेरिका का है साउथ अमेरिका में भयंकर बारिश होती है, और आपको यहाँ आप देखेंगे कि भयंकर बारिश, तूफान और मलेरिया वगैरह टाइप का बीमारी भी काफी होता है, और इस तरह से ये एरिया काफी, इसमें करोड़ों का नुकसान होता है। और सबसे भयंकर अल नीनो जो इतिहास में आया है आप देखेंगे तो ये सारी चीजें, अब उसका उल्टा अपने सदर्न हेमिस्फीयर में इधर हो जाता है, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भयंकर 97-98 में सबसे भयंकर अल नीनो आया था, मतलब दुनिया में, जिसमें आपको लाखों डॉलर का मतलब समझिए, और 2100 लोग मरे थे और 33 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है और ये काफी इम्पैक्ट करता है। अभी ये कुछ दिन पहले का न्यूज था जो मैंने बताया कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो कुछ दिन पहले का न्यूज जब मैं पढ़ रहा था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक बुलेटिन आया था, तो उसमें बताया था कि हो सकता है ये अक्टूबर तक जो ये अल नीनो ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा देर के बाद न्यूट्रल आएगा, उसके बाद लानीना का फेज आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे अल नीनो और लानीनो। अब इसी का दूसरा फेज जो होता है, मतलब दूसरा टर्म, जैसे कि मैंने बताया ये क्या था, इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में था, यानी जो प्रशांत महासागर का विषुवतीय क्षेत्र, तो प्रशांत महासागर काफी बड़ा है, उसका जो इक्वेटोरियल रीजन है यानी विषुवतीय क्षेत्र है, उसमें ये फेनोमेनन होता है। उसी तरह जो हमारे ओशन से जानते हैं 71% हमारा ओशन है, तो इसमें डिफरेंट एरिया में डिफरेंट ऑसिलेशन, यानी ओशन और एटमॉस्फेयर का अलग अलग आपको मिलेगा। तो उसमें अब हम लोग दूसरा जो सबसे बड़ा आपको मिलेगा वो इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में जो कल हम लोगों ने पढ़ा था और काफी इस पे चर्चा भी किया था, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल, ये 3 पे इसका आता है। इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे, कल हमने आपको ये नहीं दिया था एनिमेशन, लेकिन आज हम आपको एनिमेशन देंगे। तो ये आप देख लीजिए, ये एनिमेशन इंडियन ओशन डाइपोल, इसको हम लोग देखेंगे इंडियन ओशन डाइपोल को। तो इसको इस तरह से ये देखिए। अब ये भी जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह से अल नीनो और ला नीनो क्या है, सी सरफेस टेम्परेचर में चेंजेस, और ये सी सरफेस टेम्परेचर में चेंजेस क्यों होता है, एयर प्रेशर में डिफरेंस से, इसलिए एटमॉस्फेयर और जो ओशन है दोनों काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें। तो इंडियन ओशन में कल हम लोगों ने किया था कि ये जो पॉजिटिव हो जाता है और निगेटिव, तो ये सारी चीजें जो मैंने बताया कि इसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडियन मॉनसून पे करता है। तो ये 3 फेज होता है, न्यूट्रल, निगेटिव और पॉजिटिव। ये आप देखेंगे तो ये डिफरेंट में चेंज करता रहता है रैंडमली, आप देखेंगे। तो ये देखिए न्यूट्रल फेज में नॉर्मल पोजीशन होता है। ये आप देखेंगे कि थर्मो क्लाइन होता है, यानी थर्मोक्लाइन का मतलब हो गया कि जो आपका ये सी सरफेस का थर्मल लेयर है वो बराबर रहता है इस तरह से, इन नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन आप देखेंगे आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल का नॉर्मल, जिसको न्यूट्रल फेज कहते हैं। अब निगेटिव फेज में क्या होता है कि ये वार्म कंडीशन जो है, ये वार्म कंडीशन इधर आ जाता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ जो इस साइड का वेस्टर्ली है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वेस्टर्ली विंड इधर सारे इसको ये कर देते हैं। अब यहाँ सारा बारिश होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ जाता है। उसी तरह से देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो बाढ़ आ जाता है वो सारी। अब पॉजिटिव फेज में क्या होता है, ये जो ईस्टर्ली है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ये आपको ये ईस्ट कोस्ट अफ्रीका और ये एरिया में काफी बारिश करता है, ये देख लीजिए, और ये बारिश करता है, और ये देखिए इसका इस तरह से पोजीशन हो जाता है। तो ये इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में मच मोर हम लोग कल जान लिए थे कि किस तरह से होता है, किस तरह से इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा जो हम लोग देखेंगे इसी में, वो देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि
पैसिफिक ओशन का इक्वेटोरियल रीजन में अल्निनो और लानिनो है। इंडियन ओशन में आपका क्या है, आईओडी है, यानी इंडियन ओशन डाइपोल। उसी तरह से नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, यानी जो नॉर्थर्न अटलांटिक है, इसमें भी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर है आपको, वो अलग तरह से वेदर को इम्पैक्ट करता है। तो ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न, लो प्रेशर सिस्टम। अब ये क्या होता है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर अल्निनो में देखा था हमने, कि सदर्न ऑसिलेशन में क्या देखा था हमने कि ताहिती और डार्विन के बीच में, ठीक उसी तरह से ये नॉर्थ अटलांटिक में कहाँ होता है, आइसलैंड, यानी आइसलैंड। और हाई प्रेशर सिस्टम जो होता है एजोरे आइलैंड। ये एजोरे हाई के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ये आप जानते हैं जामिया आरसीए में पूछा भी था एजोरे हाई के बारे में। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए इसको हम लोग, एक एजोरे आइलैंड है और आइसलैंड है, इन दोनों के बीच में जिस तरह से वहां आप देखे थे कि ताहिती और डार्विन के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, यानी इधर लो इधर हाई और फिर इधर हाई तो इधर लो, इस तरह से जो हो रहा था, ठीक उसी तरह ये अटलांटिक ओशन में, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में ये करता है, जिसको NAOD शॉर्ट में बोलते हैं, ये करता है। और इसको अगर हम देखें तो ये हाई प्रेशर सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया, इसको और हम डिटेल से देखेंगे। तो इसमें भी 2 फेज 3 फेज होता है, एक न्यूट्रल होगा जो नॉर्मल पोजीशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हो सकता है मोदी न बने। तो पॉजिटिव फेज जो होता है, इसमें क्या होता है कि प्रेशर स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर कहाँ बनता है आपको, स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एंड स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बनता है, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है आपका एजोरे के पास, और लो प्रेशर का बेल्ट बनता है आपको आइसलैंड के पास। तो वहां जब बनता है तब क्या होता है कि आइसलैंड के पास जब बनता है लो प्रेशर का बेल्ट, तो वो एरिया क्या हो जाता है, वार्मर हो जाता है, वेटर हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है और गीला हो जाता है, या आप इसको कह सकते हैं कि नम हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। हाँ, आर्द्र इसको सही हिंदी में हम लोग कह सकते हैं। तो ये गर्म और आर्द्र कंडीशन होता है इस एरिया में। अब इससे क्या होता है, जो नॉर्दर्न यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है, यानी नॉर्थ अमेरिका का आप नॉर्थ ईस्टर्न भाग देख लें और नॉर्दर्न यूरोप देख लें, इसके वेदर को काफी इम्पैक्ट करता है। यहाँ बारिश होती है, यहाँ आप देखेंगे तो वेट कंडीशन होता है, सूखे का कंडीशन नहीं होता है। तो ये आप लोग को किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, वो ये पूछेगा कि वेदर कंडीशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी नॉर्दर्न यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, तो ये कौन सा फेज है, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन का कौन सा फेज है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है, कौन सा है। तो ये आपको पॉजिटिव फेज है। निगेटिव में क्या हो जाता है, निगेटिव में अगर देखेंगे तो, और ये दोनों विंटर में ही होता है, विंटर में ही होता है। तो पॉजिटिव में क्या हो जाता है, ये बेसिकली कोल्डर कंडीशन हो जाता है, ठीक। और ये ईस्टर्न अमेरिका में और नॉर्दर्न यूरोप। अब उसका उल्टा हो जाता है, यानी हाई प्रेशर बेल्ट आइसलैंड के पास बन जाता है और जो गर्म वाला हो जाता है वो इधर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा काफी ड्राई एरिया हो जाता है और आर्कटिक से काफी ठंडी हवाएं चलती है, जिससे क्या होता है, काफी ज्यादा स्नोफॉल होता है। कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में काफी स्नोफॉल होता है, उसका एक है कि निगेटिव वेदर की वजह से। उसी तरह से यूरोप और आइलैंड का जो मतलब यूरोप का जो हिस्सा नॉर्दर्न यूरोप का, वो आपको कम प्रिसिपिटेशन, यानी उसमें नॉर्मल से कम बारिश होती है, वो कम ये होता है। इसको इस तरह से मैप पे भी हम लोग देखेंगे तो और आसानी से आप समझ सकेंगे। ये देखिए निगेटिव फेज, निगेटिव फेज। अब निगेटिव फेज में क्या है कि नॉर्मल आप देखें, ये जो यूरोप है, ये पूरा एरिया आप देखें तो ये पूरा एरिया में यहाँ आप देखेंगे तो ये हाई प्रेशर का जोन बनता है। अब हाई प्रेशर का जोन बनने से आप देखेंगे कि ये एरिया, एक मिनट ये देखिए कब, और ये आप देखेंगे इधर का, तो ये पूरा यूरोप काफी ड्राई हो जाता है। और ये आर्कटिक जो है, ये आर्कटिक से काफी कोल्ड हवाएं आती है। और ठीक इसका आप देखेंगे जब ये पॉजिटिव फेज होता है, पॉजिटिव फेज होता है, तो यहाँ जो है एजोरे आइलैंड के पास आप यहाँ देखेंगे तो हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है और यहाँ लो प्रेशर। अब ये जो यहाँ था ये खिसक के ये गर्म इधर चला आया। अब ये यूरोप का जो है, इसमें बारिश भी होगा, वेटर कंडीशन होगा, ये सारी चीजें होगी। तो ये निगेटिव, और ये बेसिकली ये 2010 का लेफ्ट का, और ये 1990, और ये
नॉर्मली ये डेटा जो जारी करता है वो नासा का ही है, नेशनल ओशियनोग्राफिक एंड ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जिस तरह से नासा है उसी तरह से ओशन पर यूएस का जो रखता है वो है, तो उन्होंने ये जारी किया है। तो ये आप निगेटिव और पॉजिटिव फेज, तो इसमें बेसिकली आपको याद ये रखना है एग्जाम के लिए, जो आपको इम्पोर्टेंट होगा कि पॉजिटिव फेज में आप वार्मर होता है, वेटर कंडीशन होता है। निगेटिव फेज में क्या होता है कि आपको कोल्डर कंडीशन होता है, और आपको इसमें यूरोप वगैरह में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, बारिश कम होती है, ये इसका। उसी तरह से सर इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे? डायरेक्ट नहीं आएंगे, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये सिचुएशन आपको दे देगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस तरह से कि कंडीशन ये है कि नॉर्थ और अमेरिका में मेनली फ्रीक्वेंट जो है इंक्लूजन ऑफ द आर्टिक एयर हो रहा है, एक दो में ये, और ये सारी कंडीशंस दे देगा कि आप बताएं कि ये सारी कंडीशंस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव फेज को, निगेटिव फेज को, इस तरह से आपको दे सकता है। ठीक है, समझ में आए? इस तरह से देता है, ऑब्जेक्टिव में देता है। इसमें क्वेश्चन भी है बहुत सारे, आपको अब क्या है आर्टिक डाइपोल एंड अटलांटिक। अब ये तो हमने जो देखा, ये क्या है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हो रहा था, NAO जो जिसको हमने कहा था। ठीक है, जब उससे और आप नॉर्थ जाएंगे, उससे और नॉर्थ जाएंगे, यानी 60 डिग्री से बियॉन्ड जाएंगे, ये 60-30 के बीच में हो रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। आप जब 60 लैटिट्यूड से और आगे आप जाएंगे तो उस जगह आपको एक और चीज मिलेगा जिसको कहते हैं आर्टिक डाइपोल। ये भी ठीक उसी तरह से है जो ओशन और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं, और ये आर्टिक डाइपोल भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, खास करके आर्टिक आइस जो मेल्ट कर रहा है और जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसको ये यानी नया रिसर्च जो आया था, जैसा कि मैंने बताया कि सबको हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड करते हैं, तो करंट अफेयर्स में एक नया टर्म आया है, ये भी आपको याद रखें, एटलांटिफिकेशन। एटलांटिफिकेशन ऑफ द आर्टिक, यानी जो आर्टिक डाइपोल है ये अगर कमजोर होगा तो ये आर्टिक डाइपोल जो है एक मेंटेन करता है आर्टिक क्षेत्र के वेदर को। अगर ये आर्टिक क्षेत्र का वेदर कमजोर होगा तो जो अटलांटिक ओशन का कंडीशन है जो हमने देखा था NAO में, वो आपको आर्टिक की तरफ बढ़ जाएगा, और जब वो आर्टिक की तरफ बढ़ेगा इसका मतलब ये हो गया कि अटलांटिफिकेशन ऑफ आर्टिक हो जाएगा, तो काफी गर्मी होगी, और काफी गर्मी होगी इसका मतलब ये हो गया कि जो आप देखेंगे साइबेरिया या नॉर्दर्न कनाडा में परमाफ्रोस्ट है। परमाफ्रोस्ट आप लोग जानते ही होंगे, जो पढ़े होंगे बच्चे, कि परमानेंटली जो जमा हुआ आइस से होता है लैंड, उसके अंदर उसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं। तो वो परमाफ्रोस्ट पिघलेगा, और उससे पिघलेगा तो क्या होगा, आपको आइस कवर घटेगा, वार्मिंग और बढ़ेगी, गर्मी और तेज होगी, और उससे क्या होगा कि नए नए वायरस और बैक्टीरिया फैलेंगे, जिससे नई बीमारियां भी होंगी। तो ये काफी रिसर्च जो आया था, इस रिसर्च में ये बताया गया था कि ये काफी चिंता का विषय है, काफी कंसर्न है कि आर्टिक डाइपोल और ये अटलांटिफिकेशन हो रहा है। तो चलिए आर्टिक डाइपोल के बारे में ब्रीफ देख लें। इसको डाइपोल एनोमली के नाम से भी जाना जाता है। रिलेटिवली रिसेंट क्लाइमेट पैटर्न है, जैसा कि मैंने बताया कि रिसेंट क्लाइमेट पैटर्न, सबसे पहले अल्नीनो और लानिनो खोजा गया, वो आपको कई जगह मिल जाएगा, लेकिन ये रिसेंट जो करंट में आता रहता है नए फेनोमेनन, ये भी जानना जरूरी है आपको। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आप देखेंगे तो ये आर्टिक रीजन में होता है, ये आर्टिक रीजन में होता है। इसका भी जैसे कि मैंने बताया था कि ये इम्पैक्ट जो होता है बेसिकली इस वजह से होता है कि एक तरफ तो आइस है, दूसरी तरफ जो है मिड लैटिट्यूड वेदर है, यानी आपका आर्टिक पोल की तरफ आप जानते हैं कि वो पूरा आइस से घिरा हुआ सी है, आर्टिक सी जो है, और इधर क्या है जो 60 डिग्री के आसपास 60 से 30 के तरफ जाएंगे हम लोग, तो मिड लैटिट्यूड का वेदर है, यानी इधर का फ्रंट और उधर का आइस वाला जब दोनों मिलता है और दोनों अपोजिट प्रेशर का पैटर्न बनाता है, तो इसमें एक पॉजिटिव फेज होगा और एक निगेटिव फेज होगा, जैसा कि मैंने बताया था न्यूट्रल भी होता है। तो पॉजिटिव फेज में क्या होता है कि हाई प्रेशर जो होता है वो कनाडा के ऊपर होता है, आर्टिक रीजन में जो कनाडा है उसके ऊपर हाई प्रेशर होता है, और लो प्रेशर जो होता है वो साइबेरिया के एरिया में होता है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट, ये हाई लो प्रेशर का जो ग्रेडियंट होता है, ये जो है विंड का जो पैटर्न है उसमें अनियमितता पैदा करता है, एनामोलस जो होता है उसके एनामोली को इस ग्रेडियंट से फर्क पड़ता है, और इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल वेदर कंडीशंस आपका आर्टिक में था
उस पे इम्पैक्ट करता है। तो इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए आर्टिक डायपोल। अब यहाँ तक हमने देखा था, ये आप समझ लीजिए कि 60 डिग्री के आसपास है। तो अब यहाँ से यहाँ ये पूरा आर्टिक क्षेत्र में ये आर्टिक डायपोल है। अब ये कनाडा के पास क्या होता है, जो आर्टिक क्षेत्र है वहाँ हाई प्रेशर होता है, और ये साइबेरिया जो है ये लो प्रेशर होता है। तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है सी आइस। सी आइस जो है हमारा, उसके कॉन्टेक्स्ट को ये आर्टिक डायपोल ये करता है, कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये आर्टिक डायपोल जो नया पैटर्न है, रिसेसिव फेनोमेनन है, ये अगर आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंट इसमें चेंजेज आएंगे और ये होगा, तो इसका आइस पीक कवर पीक लेगा। जब आइस कवर पीक लेगा तो ये सारा जो ये एरिया है ये और आइसलेस हो जाएगा, यानी जो सी आइस है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि मोर सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सूरज से रोशनी आएगा और गर्मी आपको और बढ़ेगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। और इसी से ये है कि अगर ये बर्फ पिघल गया तो ये जो अटलांटिक ओशन है, इसका जो आप देखेंगे जो पानी है वो आपको जो आर्टिक यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे, इस पे मैंने डिटेल काफी एक लिखा है जो हमारे करंट अफेयर्स में, और वो तकरीबन 150 के आसपास है हमारा करंट अफेयर। तो वो सारा करंट अफेयर्स आपको हम तनवीर सर को दे देंगे, तनवीर सर आप लोग को दे देंगे, वो हम बना हुआ है, उसको आप लोग एक नजर देख लेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिक डायपोल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको। उसी तरह से एक और है, जब आर्टिक की बात हम लोग कर रहे हैं तो एक दूसरा जो सबसे बड़ा आपका पोल है वो है साउथ पोल यानी अंटार्कटिक। तो उसको कहते हैं साउदर्न एनुलर मोड या SAM। सैम भी कहा जाता है और साउदर्न एनुलर मोड भी कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से आर्टिक रीजन के ये कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह से अंटार्कटिक रीजन का जो एरिया है, जो बर्फ से ढका हुआ सी आइस वगैरह है, उसको ये कंट्रोल करता है। इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी चीजें, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि वो कनाडा और साइबेरिया के एरिया के रीजन को कवर करता है, तो ये आपको अंटार्कटिक के रीजन। तो इसमें देखिए, इसको ऑल्सो सैम इज ऑल्सो नॉन एज अंटार्कटिक ऑसिलेशन। इसको ये भी हम AO भी कह सकते हैं, अंटार्कटिक ऑसिलेशन। तो अंटार्कटिक ऑसिलेशन, जैसे कि मैंने बताया था कि नॉर्मली आर्टिक डायपोल को डायपोल एनोमली भी कहा जाता है, उसी तरह से अंटार्कटिक ऑसिलेशन को आपको सैम को अंटार्कटिक ऑसिलेशन भी कहा जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कहाँ के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए और अंटार्कटिका के एरिया के लिए। और ये वेल स्टडीज फॉर डिकेड, मतलब दशकों तक इसको काफी स्टैंडर्ड से तरीके से स्टडी किया गया है। जब से अंटार्कटिक की खोज हुई है, काफी इस पे मेहनत किया गया है। तो इसको देखेंगे, ये बेसिकली हम लोग जानते हैं, जिस तरह से हमने देखा था ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, उसी तरह से जो पोलर रीजन है, यह सब पोलर रीजन है। तो वहां जानते हैं हम लोग जेट स्ट्रीम आता है, पोलर जेट स्ट्रीम। अब ये जेट स्ट्रीम वगैरह के बारे में भी वैसे तो हमारा वीडियो है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और तनवीर सर जरूर शुरू करेंगे फाउंडेशन बैच। तो अगर फाउंडेशन बैच शुरू होता है या इस तरह से होता है, तो हम लोग डिटेल से ये सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, क्योंकि ये विंड पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे वेदर को इम्पैक्ट करता है। तो ये बेसिकली क्या है, अंटार्कटिका में क्या होता है, रेगुलरली माइग्रेट बिटवीन द southerly tract that hug icy continent and the northern tract that across Australia, South Africa, यानी साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और अंटार्कटिका के बीच में ये जो सब पोलर जेट स्ट्रीम है, ये चलता है। ये क्या होता है, ये नॉर्मल तो चलता है, आप देखेंगे ये 60 और पोल के बीच में ये चलता रहता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये आगे पीछे होता है, और किसी का जो आगे पीछे होना होता है वही फेज कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, ये नॉर्थ साउथ ऑसिलेशन होता है, और नॉर्मली इसको आप देखेंगे तो 2 वीक के अंदर ये होता है, नॉर्मली 2 वीक्स, और रैंडम होता है, यानी होता तो 2 वीक्स के अंदर है, लेकिन इसका टाइमिंग रैंडम होता है। उसी तरह से सैम का भी 2 होता है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फेज में क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम है, जो जेट स्ट्रीम मैंने बताया था, ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इनहांस, और कोल्ड एयर जो होता है स्टे बटल्ड अप अराउंड द पोल, यानी जो कोल्ड एयर है वो अंटार्कटिक और पोल के आसपास ही काफी जम जाता है, यानी उससे थोड़ा सा इनहांस हो जाता है। उसी तरह से निगेटिव की बात अगर करें तो निगेटिव में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक लो हो जाता है, यानी, और इसमें क्या है कि ये हाई प्रेशर था, कोल्ड एयर होगा हाई प्रेशर होगा, गर्म होगा तो लो प्रेशर होगा,
और ये रेन और स्टॉर्म जो होता है ये फ्रीक्वेंट मिड लैटिट्यूड। अब इससे क्या होता है, जब निगेटिव फेज होता है इसका, यानी कि सैम का जब निगेटिव फेज होता है तब ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया के मौसम को इम्पैक्ट करता है, न्यूजीलैंड के मौसम को इम्पैक्ट करता है। उसी तरह से आप देखेंगे तो जो साउदर्न अमेरिका है उसके मौसम को भी ये इम्पैक्ट करता है। इसको इस तरह से फिगर में हम लोग देखें, ये निगेटिव फेज है। अब निगेटिव फेज में क्या होता है कि ये हाई प्रेशर लो प्रेशर हो जाता है निगेटिव फेज। अब ये देखिए इंक्रीज विंटर में कूलर टेम्परेचर, ये एरिया जो है आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ये बारिश होती है विंटर सीजन में और काफी हो जाता है, और समर में बारिश नहीं होती है, समर में नहीं बारिश होती है। ये वार्मर टेम्परेचर, अब ये देखिए ये सब एरिया वार्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि अंटार्कटिक आइस शीट भी डैमेज होता है, पिघलता है। ठीक उसी तरह से अगर हम देखेंगे पॉजिटिव फेज में तो ये जितना भी ये पोलर जेट स्ट्रीम जो यहाँ तक था ये खिसक के और साउथ की तरफ आ जाता है और यहाँ हाई प्रेशर का बेल्ट हो जाता है, काफी ठंडा हो जाता है इस एरिया में। अब ये जब इधर आ जाता है तो यहाँ से हट जाता है तो ये क्या होता है, वार्मर एरिया हो जाता है। ये यहाँ आप देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जिस तरह से मैंने आपको आर्टिक डाइपोल बताया था उसी तरह से ये अंटार्कटिका के आसपास है और इसको हम लोग कहते हैं साउदर्न एनुअल मोड कहते हैं, SAM शॉर्ट में, या जिसको आप अंटार्कटिक एनोमली भी कह सकते हैं, AO जो हमने बताया था अंटार्कटिक ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। तो ये जो है नॉर्मली जैसे हम लोगों ने जेट स्ट्रीम पढ़ा है, आप लोगों को जो हमारे इसमें स्टूडेंट होंगे वो पढ़े होंगे, तो जेट स्ट्रीम मैंने पढ़ाया था। तो ये जेट स्ट्रीम जो पोलर जेट स्ट्रीम है जो पोल के पास जाता है वो क्या होता है कि फ्लक्चुएट करता है, कभी तो आपको ये हो जाता है। तो निगेटिव फेज में क्या हो जाता है कि ये आपको ये लो प्रेशर का बेल्ट यहाँ बनता है और ये थोड़ा सा इधर चलाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इससे क्या होता है कि ये विंटर में रेन होता है और ये पोलर टेम्परेचर होता है। उसी तरह से इसका अगर हम देखेंगे तो अपोजिट फेज जब होता है तो यहाँ हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है और ये जो पहले यहाँ था यहाँ से खिसक के इधर चला आता है, ये देखिए यहाँ पोलर जेट स्ट्रीम। तो ऐसी हालत में क्या हो जाता है कि ये काफी आप देखेंगे कि इंक्रीज समर में रेन हो जाता है, ये काफी गर्म हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का ये एरिया, और ये टेम्परेचर काफी वार्मर हो जाता है और अंटार्कटिका का ये एरिया काफी ठंडा हो जाता है, यानी जो भी ठंडी होता है ये यहाँ से ये हाई प्रेशर का बन जाता है। तो इसको कहते हैं साउदर्न एनोमली, आप ये कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको इसके। उसी तरह से ये सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया, तो हम लोगों ने एल नीनो देखा, लानीना देखा, इंडियन ओशन डाइपोल देखा, उसी तरह से नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन देखा, आर्टिक डाइपोल देखा, उसी तरह से हमने सैम देखा यानी साउदर्न अटलांटिक एनोमली, अटलांटिक साउदर्न एनुलर मोड, तो ये SAM देखा। तो ये सारी चीज हमने देखा। अब हम लोग कुछ नया फेनोमेनन, जैसा कि मैंने बताया ये ओशन और इससे रिलेटेड एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसमें से जो जरूरी है आप लोगों के लिए जानना चाहिए उसके बारे में। तो उसमें एक आया था मेडिकेट्स, रेयर सुपर चार्जिंग स्टॉर्म। ये होता क्या है कि ये मेडिटेरेनियन रीजन में ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म होता है। ये जस्ट लाइक जो हमारा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है जो हम लोग देखते हैं क्या क्या करता है बताइए, उसी तरह से होता है। और लेकिन इसमें क्या होता है, इसके जो ओरिजिन है वो दूसरे डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या है। ये मेडिकेन्स इसको कहा जाता है। ये बेसिकली मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ अफ्रीका के कोस्ट से, अफ्रीका का जो कोस्ट है उसका सिमिलर हरिकेन्स की तरह से होता है, या टाइफून जिसको हम लोग कहते हैं, या जिसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, उसी तरह से होता है। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट होता है वो अलग तरीके से होता है और कूलर वाटर के ऊपर। जैसा हमने बताया था कि जब हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो वार्मर वाटर पे होता है और ये कूलर वाटर पे होता है। अब ये क्या होता है कि ये टर्म जो है, क्योंकि ये रिसेंटली फेनोमेनन है जो खोजा गया है, तो इसको एमलगेमेशन यानी कि दो शब्दों को मिला के बनाया गया है। कौन से शब्द? मेडिटेरेनियन और हरिकेन, यानी मेडिटेरेनियन का मेडी लिया गया और कैन का ये, तो मेडिकेन, इसीलिए इसको। और ये आप देखेंगे कि ये आम पब्लिक इसको बहुत कम जानता है और ये लेस वाइडर इन पब्लिक। तो नॉर्मली ये रिसेंट फिनोमिनन है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं मेडिकेन्स के बारे में। आपने हरिकेन्स पढ़ा होगा,
टाइफून्स पढ़ा होगा, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन पढ़ा होगा, लेकिन मेडिकेन्स एक रेयर फेनोमेनन है, तो हमको लगा इसको आपको हम शेयर जरूर कर दें। तो चलिए इसको देखते हैं आखिर में। तो ये देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ हुआ क्या था कि लीबिया में अचानक आप देखेंगे कि ये बाढ़ आ गया था, ये 9 सितंबर 2023 को आया था, ये भयंकर था। और इसमें अचानक ये एरिया जहाँ उतनी बारिश नहीं होती है उसमें भयंकर बाढ़ आया और सैकड़ों लोग मारे गए। तो उसके बाद इस पे स्टडी शुरू हुआ और ये नया रिसर्च है। तो इसमें नॉर्मली जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी चीज है सिविल सर्विस के लिए या आरसीए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इसके बारे में डिफरेंस जाने के, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन या हरिकेन है उसके बारे में और मेडिकेन्स के बारे में क्या डिफरेंसेस है। तो जो बेसिक 7 डिफरेंसेस है वो हम आपके सामने लाए ताकि आप लोग इसको समझ सके आसानी से। तो एक तो मेडिकेन जो है ये हाइब्रिड स्टॉर्म है, जिसमें आई होता है, जिस तरह से आई होता है जनरली फॉर्म ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ये नॉर्मली विंटर सीजन में बनता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म होता है, लो प्रेशर सेंटर में होता है काफी, और ये आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग विंड और स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द थंडर स्टॉर्म, इसमें भी आई होता है लेकिन ये उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये नॉर्मल क्या होता है, ये विंटर में होता है और ये लगभग आपको समर अक्टूबर के बाद से ये शुरू होता है। मेडिकेन मूव जो है ये क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, यानी जो वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगा। और साइक्लोन क्या होता है हम जानते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, ठीक उसका अपोजिट होता है। दे हैव अ स्ट्रांग विंड स्पिनिंग अराउंड द कोर विद टोरेंटियल रेन। ये जो स्ट्रांग विंड होता है ये इसका जो कोर होता है उसके चारों तरफ होता है और काफी आपको रेनफॉल होता है। इसका जो विंड होता है सेंट्रल आई के पास जो होता है, जो काफी स्ट्रॉन्ग विंड होता है, वो लगभग क्लियर होता है। जब आप ट्रॉपिकल साइक्लोन में सेंट्रल आई पे कोई बारिश नहीं होती है, ये आप देख रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आप देखेंगे कि दोनों में, इसमें आपको आइस के पास बारिश होता है, इसमें आइस के पास लगभग क्लियर वेदर होता है। उसी तरह से चौथा जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर में खत्म हो जाता है, यानी काफी फास्ट मतलब ये बनता है और खत्म होता है। उसी तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ये काफी लंबा होता है, हफ्तों भर रह सकता है, महीनों भर रह सकता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जब देखते हैं आता है तो कई महीनों तक वो उसका इम्पैक्ट और उसका वो असर रहता है। उसी तरह से देखेंगे लेस इंटेंस होता है, इसका जो विंड स्पीड होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन से काफी कम होता है, यानी 30 to 70 माइल पर आवर। और ये कैटेगरी 1 हरिकेन से भी आप समझेंगे उतना से लगभग बहुत कम रेयर में पहुंचता है, बहुत कम केस में पहुंचता है। और ये एक्सट्रीम होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो होता है। अब ये जो होता है ये साल में 1 या 2 बार ही होता है, ठीक है। और ये आप देखेंगे तो 4 ऑफ द ये, और ये फ्रीक्वेंटली होता है। ये क्या होता है, साल में 1 या 2 बार होगा और ये आपको फ्रीक्वेंटली होता है, एक ही साल में कई बार हो सकता है। अब मेडिकेन्स जो होता है इसका कोर जो होता है वो कोल्डर होता है, इसका जो कोर जो बनता है उसका कोल्डर होता है, और साइक्लोन का जो कोर होता है वार्मर होता है। तो ये मेजर 7 डिफरेंसेस है जो आप लोगों को जानना चाहिए था, और ये जरूर आप लोग को हम ये भेज भी देंगे ताकि आप लोग इसको देख लीजिएगा, ताकि इस तरह से डिफरेंसेस या आइडेंटिफाई करने के लिए जब क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे मैप क्लास, जो मैंने बताया था जो रेड सी और उसके आसपास है उसको एक नजर देख लेते हैं ताकि ये बहुत आसानी से आपको। तो रेड सी हम लोग जानते हैं कि सलाइन वाटर बॉडी है और ये इंडियन ओशन और अफ्रीका और एशिया के बीच में मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशन को जोड़ता है। तो ये आप देखेंगे नैरो है, काफी नैरो शेप है, एक्सटेंड बिटवीन द मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशन के बीच में, सराउंडेड बाय द डिजर्ट सेमी डिजर्ट एरिया। इसके आसपास जितने भी कंट्रीज है या तो वो डिजर्ट है या सेमी डिजर्ट सिचुएशन में आता है, कोई मेजर फ्रेश वाटर इनफ्लो नहीं है। और मेजर फ्रेश वाटर इनफ्लो नहीं होने की वजह से ये काफी सलाइन है, नॉर्मल सिचुएशन को बता दें। तो ये देखिए ये है आपका रेड सी, ये रेड सी। अब ये रेड सी को अगर हम और इलार्ज करके देखें तो ये देखिए ये आपका रेड सी है,
अब यहाँ देख लीजिए कि रेड सी से कौन कौन से कंट्रीज लगते हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए सऊदी अरब है, ये आपको यमन है, यमन 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 है, इरिट्रिया है, सूडान है, इसको आप लोग ये सूडान आप देख लें। नीचे भी कंट्री साइड जिबूटी रहेगा, जिबूटी। यहाँ है, जिबूती है, आपको हम बताएंगे जिबूती भी है और जिबूती भी है, और ये पूरा रेड सी है। अब इस रेड सी को और अच्छी तरह से हम देखेंगे एक एक करके। गल्फ ऑफ सुएज, अब ये शुरू जो होता है मेडिटेरेनियन के पास, तो एक गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा। तो गल्फ ऑफ सुएज जो है नॉर्दर्न वेस्टर्न आर्म ऑफ रेड सी का जो है नॉर्थ वेस्टर्न आर्म है, और ये बेसिकली अफ्रीका प्रोपर वेस्ट में, इसके पश्चिम में जाएंगे तो अफ्रीका है, और साइनी पेनिनसुला ये बेसिकली इजिप्ट का है एरिया जो इजराइल से लगता है। उसी तरह से देखेंगे थर्ड आर्म जो है, ये इसको ट्रिपल जंक्शन ऑफ रिफ्ट सिस्टम कहा जाता है, ये गल्फ ऑफ अकाबा का ये सेकेंड आर्म है। तो यहाँ पे आप देखें ट्रिपल फिक्सर, तो ये गल्फ इज लिंक टू द मेडिटेरेनियन सी और सुएज कैनाल जो बना है इसी पे बना है, गल्फ ऑफ सुएज पे ये आप देखें। ये इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है, आप जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है। इसको फिगर में देखिए तो और आसानी से समझिए। ये एरिया देखिए, ये आपका मेडिटेरेनियन है, और ये आप देखेंगे तो ये सुएज कैनाल, ये सुएज कैनाल है ये, और ये गल्फ ऑफ सुएज, ये सुएज कैनाल है। अब ये देखिए इधर आपका अफ्रीका प्रोपर पड़ जाता है, इधर सैनी पेनिनसुला है, ये आपका इजराइल है, और ये पूरा यहाँ पे ये जो है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ सुएज। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ अकाबा ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है नॉर्दर्न आर्म ऑफ द रेड सी है। यानी आप ये सोचिए कि अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं तो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी इसको आप क्लोज कर दें, इसको क्लोज कर दें, तो इजराइल कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है इजराइल के लिए। उसी तरह से देखिए गल्फ ऑफ अकाबा, जैसे कि मैंने बताया, इसको गल्फ ऑफ इलाक भी कहा जाता है। लार्ज गल्फ ऑफ द नॉर्दर्न रेड सी, ईस्ट ऑफ द सैनिन पेनिनसुला एंड वेस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। इसको आप देखेंगे तो इसका कोस्ट लाइन जो डिवाइडेड है, कौन कौन से कंट्री है इसमें आप देख लें। गल्फ ऑफ अकाबा में इजिप्ट है, इजराइल है, जॉर्डन है और सऊदी अरबिया है। चार कंट्रीज आपके इसके हैं। ये नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ, इसमें जो है नॉर्थ मोस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड। जो कोरल रीफ पाया जाता है, नॉर्मली जो कोरल रीफ होता है वो ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, तो ये ज्यादा आपको ट्रॉपिकल एरिया से बाहर यानी 30 डिग्री से उधर आपको नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ आपको नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ पाया जाता है। ये आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। लेकिन एक नया करंट अफेयर्स भी न्यूज आया था, तो इससे भी नॉर्दर्न में पाया गया जापान में, ये लेटेस्ट न्यूज है। तो ये 34 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड यानी 30 से भी आगे है। तो ये जापान में अभी जो है पुराना करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें यही होगा, ये गल्फ ऑफ इलाक या एक्वाबा में सबसे नॉर्दर्न रीफ है। लेकिन आप इससे भी नॉर्दर्न में एक पाया गया है, नया पाया गया है, और इसको कहा गया नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड, लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ सुशिमा आइलैंड। कहाँ है? सुशिमा आइलैंड, जापान में। तो ये अभी क्या है, ये सबसे नॉर्दर्न। चलिए इसको मैप पे भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। उसी रीजन में ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ठीक। अब ये एरिया में आप देख लीजिए तो इधर आपका सऊदी अरबिया है, ये इजराइल है, इधर जॉर्डन है, इधर इजिप्ट है। तो ये चार कंट्री जो मैंने बताया था इससे जुड़ा हुआ है। इसमें देखेंगे तो यही जो था नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ यहाँ पे मौजूद है। और इसको और आगे हम जानेंगे तो ये जापान का जो है ये एरिया, ये उससे भी आगे है, यानी इससे भी आगे इस लेवल पे 34 पे यहाँ पे। तो ये जो है सी ऑफ जापान और उससे थोड़ा सा ये एरिया। तो ये जो है सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कोरल रीफ यही पाया गया है। इस आइलैंड का नाम है सुशिमा आइलैंड। ये इसको अगर हम इलाज करके देखेंगे तो ये भी करंट अफेयर्स, जैसा कि मैंने बताया था, करंट अफेयर्स से जोड़ को इसको हम लोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसके बाद और आगे देखेंगे हम लोग तो बाब अल मंडेब, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बाब अल मंडेब ये अरबिक है, इसका इंग्लिश आप देखेंगे तो गेट ऑफ ग्रीफ।
या गेट ऑफ टीयर्स यानी गम का दरवाजा, या आप कह सकते हैं आंसुओं का दरवाजा, है शोक का दरवाजा या आंसुओं का दरवाजा कहा जाता है। इट इज स्ट्रेट बिटवीन द यमन एंड अरबियन पेनिनसुला, जो अरब का प्रायद्वीप है जो यमन के पास, वहां से और जिबूती और इरिट्रिया के बीच में ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये वाला, ये जो आप यहाँ देखते होंगे, और ये इसके बीच में ये जो एरिया है इसको कहते हैं बाब अल मंडेब। अब इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के बीच में ये जाता है, और ये एक्सटेंशन आपका इंडियन ओशन में होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही जो है ये जो आप देख रहे हैं बाब अल मंडेब, इसी के पास हूती विद्रोही का जो आप देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो एरिया यही एरिया कहलाता है। इसको अगर हम लोग देखें और मैप पे तो ये डिस्टेंस जो है आप देखेंगे तो 26 किलोमीटर फ्रॉम रास मंडी टू यमन रास जिबूती, यानी इसका जो पूरा यहाँ से अब यहाँ देखेंगे डिस्टेंस है ये 26 किलोमीटर। ये जो बीच में आपने देख रहे हैं दोनों का, इसको हम लोग मैप पे देखते हैं। अब आप लोग को मैप पे दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हेलो, यस सर। जी बिल्कुल आ रहा है। तो अब इसको देखेंगे ये बाब अल मंडेब, ये एरिया ये जो मैंने बताया था, इसको और इलाज करके हम लोग देखें ताकि आसानी से इसको समझ सके। ये देखिए ये है बाब अल मंडेब, और इससे इसके बीच में जो है आपको 26 किलोमीटर का दूरी। ये देखिए ये देखिए ये आपका अरेबियन पेनिनसुला और ये जिबूती। हाँ ये बाब अल मंडेब, और ये बाब अल मंडेब काफी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये यमन है, ठीक देख रहे हैं, और यहीं पे आपका हूती विद्रोही यहीं से अटैक करता है, यानी आपको रेड सी में जाने ही नहीं दे रहा है, ना यूएस को जाने दे रहा है ना यूके को जाने दे रहा है। कह रहा है जब तक कि आप इसराइल का वार नहीं रोकेंगे या इसराइल को नहीं रोकेंगे तब तक हम आपको नहीं जाने देंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख ले तो यहाँ आपको कंट्री जो हो जाता है आपका ये इरिट्रिया आपको मिलता है यहाँ पे, इधर आपका जिबूती हो जाता है और इधर आपका यमन हो जाता है, ये 3 एरिया। तो अब यहाँ क्या होता है कि आप यहाँ देखेंगे कि इस एरिया में जो है अमेरिका ये कोशिश करता है कि इसको हम फ्री कराएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है अमेरिका से। आगे देखते हैं इसी में गल्फ ऑफ तजोरा वहीं पे है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास ही है। ये बेसिकली इंडियन ओशन में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है। इट्स साउथ ऑफ द स्ट्रीट ऑफ बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब जो हम लोगों ने देखा था, जो गेटवे ऑफ रेड सी है आपका, उसका उसी तरह से ये देखें तो एक्सट्रीम वेस्ट इंड ऑफ द गल्फ ऑफ अदन, जो गल्फ ऑफ अदन वहां से शुरू होता है उसका वेस्टर्न इंड होता है यहाँ पे। इसको मैप पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए गल्फ ऑफ तिजोरा, ये जो है ये सबसे वेस्टर्न पार्ट है आपको गल्फ ऑफ अदन का, ये गल्फ ऑफ अदन और ये जिबूती में, तो ये सबसे वेस्टर्न पार्ट है गल्फ ऑफ अदन का, और ये पूरा आपको चलता है। तो ये पूरा एरिया को मैप पे जानना कि कौन कौन सी कंट्री है, जैसे कि मैंने बताया कि जिबूती है, ये सारी चीजें। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे और Tiran Island located in the entrance of the Strait of Tiran and basically connect Red Sea to the Gulf of Aqaba। जो हमने बताया था कि जो गल्फ ऑफ अकाबा है, अगर हम इसको ब्लॉक कर देते हैं तो इजराइल का सारा रूट बंद हो जाएगा। तो ये जो सारा रूट बंद होगा, तो ये रूट जहाँ शुरू होता है गल्फ ऑफ अकाबा का, वो स्ट्रीट ऑफ ईरान कहलाता है। उसी तरह से देखेंगे स्ट्रीट ऑफ ईरान, इजराइल ओनली एक्सेस फ्रॉम द गल्फ ऑफ अकाबा। अगर सिर्फ ये स्ट्रीट को आप बंद कर देंगे तो इजराइल यहीं से खत्म हो जाएगा, मतलब उसका बंद हो जाएगा रास्ता, कोई रास्ता नहीं बचेगा रेड सी में जाने का। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बताइए गल्फ ऑफ अकाबा और ये यहाँ स्ट्रेट ऑफ ईरान। तो अगर आप इसको बंद कर देते हैं, एक तरफ सऊदी अरबिया है एक तरफ इजिप्ट है, और अफसोस की बात है कि दोनों इजराइल के मामले में काफी कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता है। नहीं तो अगर ये दोनों कर देता तो 2 दिन में आपको इजराइल फलस्तीन वार रुक जाता, क्योंकि ये जाने ही नहीं देता, जिस तरह से हूती नहीं जाने दे रहा, अगर ये नहीं जाने देता तो ये हो सकता था। लेकिन चलिए ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये आप लोग जानेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये है कहाँ पे। कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है
इस तरह से देने के लिए, नॉर्थ से साउथ देने के लिए भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि ये गेटवे जो है गल्फ ऑफ अकाबा का गेटवे किसको कहा जाता है, तो वो आपको स्ट्रेट ऑफ तेहरान। उसी तरह से आप यहाँ देख लीजिए, इसको और हम इलाज करके देखें तो ये देखिए, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ तेहरान। ये अगर इसको रोक दिया जाए तो ये पूरा, अब ये रेड सी है, ये देख लीजिए, अब ये गल्फ ऑफ सुएज है। ये दोनों आप देखिए कि काफी इंपॉर्टेंट है, यूरोप में जाने का और इधर जाने का, इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से सागवान आइलैंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द माउथ ऑफ गल्फ ऑफ सुएज। जो गल्फ ऑफ सुएज है, जो सुएज कैनाल जहां आपका आता है, वहां जो है नॉर्दर्न रेड सी में, तो ये सबसे बड़ा आपका आइलैंड है इसके माउथ पे। आइलैंड इज फेमस फॉर टूरिस्टिक साइट एंड बेसिकली फिशिंग के लिए है, काफी इंपॉर्टेंट है। और खास करके जब देखते हैं कि ये काफी जो इंटेंस हुआ है इजराइल हमास के बीच में, तो ये सारे साइट्स वगैरह जो है काफी न्यूज में भी है, और खास करके ये सब काफी थ्रेट में भी है कि अगर वार शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा इस एरिया को इम्पैक्ट होगा। तो इसमें देखिए इस तरह से इसको हम लोग देखें और इलाज करके ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सागवान आइलैंड है यहाँ। तो ये जैसे ही गल्फ ऑफ सुएज यहाँ मिलता है नॉर्दर्न रेड सी में, तो इसी के मुहाने पे ये है आपका सागवान। तो ये कभी कभी आपको दे देगा ये जो आइलैंड है इस सब के बारे में, तो इसके लिए जरूरी है आपको। फरासन आइलैंड मैराइन सेंचुरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मैराइन सेंचुरी है, ये खास करके काफी। और ये देखिए सबसे ज्यादा जब कहीं लड़ाई होता है कोई कंट्रीज में, तो वो इंसान का जानमाल तो जाता ही जाता है, या जो इंसान का जाता है उसके साथ साथ हमारा नेचर का भी डिस्ट्रक्शन होता है वार से। चाहे आप यहाँ देख लें, ये जो फरासन मैराइन सेंचुरी है ये 1980 में किया गया था, और ये 350 स्क्वायर किलोमीटर में है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके इसका बायोडाइवर्सिटी का काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखेंगे तो फ्रासन एंटीलॉप, सी टर्टाइल, टूरा ट्रीज एंड मैंग्रोव, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको दे देगा कि सी टर्टाइल, सूरा ट्री एंड मैंग्रोव आर द इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी रिच ऑफ द एरिया। जो एरिया आप रेड सी के एरिया में आप देखें मैराइन सेंचुरी में कौन सा है, तो ये आप देख सकते हैं। इसको इसमें बेसिकली इसको इंक्लूडेड किया गया था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये बेसिकली यूनेस्को का है। इसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चला था, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको। तो ये देख सकते हैं, इसको मैप पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको और हम इलाज करके देखेंगे। ये यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट मैराइन सेंचुरी है, इसमें काफी फ्लोरा एंड फौना जो है सो काफी इंपॉर्टेंट इसका आता है। तो ये भी हमेशा याद रखिएगा कि ये सब आइलैंड, जैसे फ्रासन आइलैंड दे दिया, कामरन आइलैंड, सकर आइलैंड, ये सब रेड सी का है। उसी तरह से वेनिस आइलैंड, तो ये 1 2 3 करके कभी कभी आपको इस तरह से भी दे सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा। 1 2 3 करके दे देगा, अब बताएगा कि नॉर्थ सी, जैसे कि इससे पहले भी पूछा था जामिया में, तो कौन सा प्लेट इधर है। तो अभी चूंकि रेड सी काफी हॉट स्पॉट बना हुआ है, आप जानते ही हैं, तो उसी तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से गलत आर्किपेलागो, तो ये आर्किपेलागो जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है, तो ये सारा चीज जो है यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, तो इससे आपको सीक्वेंस हो जाएगा। कभी आपको नॉर्थ से साउथ दे सकता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, आप जानते हैं। कभी आपको साउथ से नॉर्थ दे सकता है उल्टा, यानी साउथ को दे देगा कि अरेंज दीज आइलैंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और कभी आपको ये बोलेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरह से ये सब नया नाम आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, तो ये सब जरूर देखिएगा, क्योंकि यूपीएससी या जामिया आरसीए में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कुछ भी हो, वो वहीं से पूछेगा जहाँ करंट अफेयर्स पे फोकस में रहा एरिया। ठीक है, चलिए आगे। सर इसका पीडीएफ ना ग्रुप में सेंड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं इसका पीडीएफ चेंज कर दूंगा। ठीक है, हाँ सर, इसका और लास्ट वाले का सब प्लीज सेंड कर दीजिएगा इसका पीडीएफ। अच्छा ठीक है। सर आप इसके क्वेश्चंस कराएंगे क्या? क्या
नहीं देखिए, हमारा तो ये मकसद था कि ब्रीफ कर देना, चूंकि इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो बेसिक चीज है आप लोग मैप के बारे में या सारी चीजें आप लोग जान रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा ये पॉलिश करने का ये गाइडेंस प्रोग्राम था, आप जानते ही हैं। तो अगर हम लोग फाउंडेशन या उससे बियॉन्ड एडवांस प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम लोग और आपको डिटेल से एक कम्प्रिहेंसिव मैप क्लास, जिसमें पूरे वर्ल्ड का हम लोग करेंगे कोशिश, और इंडिया का, दोनों का सेक्शन अलग अलग करके। तो अभी फिलहाल इंडिया और इसका हमने 3 या 6 क्लास हम अपने चैनल पे दिए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसको हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कवर अप करने का, ताकि आप लोग को कुछ एग्जाम में आपको ज्यादा काम आ जाए। अब हम लोग गल्फ ऑफ एडन या अदन की खाड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये डीप वाटर गल्फ है इंडियन ओशन में, ये यमन के नॉर्थ में और अरबियन सी इसके ईस्ट में है, और ये जिबूती आपका वेस्ट में है, और गर्दा फ्री चैनल या सकोडा और सोमालिया एक तरफ आ जाता है। इसको आप देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट में कनेक्ट करता है रेड सी से, और बाब अल मंडेब, जिसको हमने कहा था बाब अल मंडेब जो है वो गेट है रेड सी का। और ये बाब अल मंडेब जो एक बार शुरू में मैंने आपको बताया कि गेट ऑफ सोरो या टीयर कहा जाता है या शोक का, तो इसलिए कहा जाता है कि पहले जमाने में जब समुद्री जहाज इसमें जाते थे तो ज्यादातर समुद्री जहाज इसमें खो जाते थे या बर्बाद हो जाते थे, तबाह हो जाते थे। इस वजह से यहाँ जाने से पहले लोग डरते थे, और इसलिए इसका नाम अरबी में बाब अल मंडेब पड़ा। तो इसको हम और देखेंगे, ये बेसिकली जितना भी अभी देखे थे हम लोग, तो नॉर्मल ये सैलो सी है, लेकिन ये जो है आप देखेंगे गल्फ ऑफ एडन, ये थोड़ा डीप है, यानी 500 मीटर है मैक्सिमम डेप्थ, और मतलब एवरेज डेप्थ है 500 मीटर और मैक्सिमम डेप्थ है 2700 मीटर, तो काफी गहराई में आपको मिलेगा ये। तो ये गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे ये एरिया, ये पूरा जो है ये गल्फ ऑफ एडन है, इसको हम लोग देखेंगे, यानी अदन की खाड़ी गल्फ ऑफ एडन। तो ये गल्फ ऑफ एडन है, ये सकोडा आप देख ले, और ये पूरा। तो गल्फ ऑफ एडन से लगने वाले कंट्री है सोमालिया, सोमालीलैंड, जिबूती, उसी तरह से आप देख लें तो यमन। तो ये सारा एरिया है। अब इस एरिया में कोई भी जहाज आता है तो यहाँ यमन से अटैक होता है इसको, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा था न्यूज में। इसको हम लोग देखें सकोडा आर्किप्लेगो, तो ये आर्किप्लेगो यानी द्वीप समूह, सकोडा द्वीप समूह आप कह सकते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन पे है, और ये गल्फ ऑफ एडन से 2.5 किलोमीटर। इसमें 4 मेन आइलैंड है जो बेसिकली रॉकी है, विच अपीयर टू प्रोलोंगेशन ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये बेसिकली नॉर्मली जो ये बना है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही पार्ट है, और इसमें देखेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें इतना ज्यादा है कि 37% जो है सकोडा का 825 प्लांट, और 90% ऑफ रिपेयर स्पीसीज एंड 95% ऑफ लैंड सीनियर स्पीसीज नॉट अकर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी ये एरिया ऐसा इंपॉर्टेंट है आपको बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट पे कि ये कुछ चीजें ऐसी है जो कहीं दुनिया में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस एरिया में अगर मिलिट्री एक्टिविटीज होता है और लड़ाई बढ़ता है, जैसे सपोज कीजिए आप ईरान या सऊदी अरब या अदर कंट्रीज टूटते हैं यमन के बाद, या और कोई कंट्रीज, तो ये एरिया अगर युद्ध क्षेत्र बनता है या अमेरिका इसमें पहले से मौजूद है, तो ये काफी इसको नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को लेकर के काफी लोग जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट है, ये जो भी है, काफी इसको लेकर के। तो ये था हो गया आपका। अब हम लोग इसका मैप देख लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला इसको अगर हम देखें यहाँ, और ये 4 आइलैंड है, एक और ये 2 और ये 2 यहाँ 4। ये 4 आइलैंड जो है ये बेसिकली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसी का पार्ट है, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका ही बीच में ये डूब गया, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही पार्ट है। ये आपसे तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही पार्ट है, और ये काफी रिच बायोडाइवर्सिटी है इसमें। तो अब जैसे आप जानते हैं कि जहाज जब जाता है यहाँ, उस जहाज पे अटैक होता है, अटैक होने के बाद जहाज डूब जाता है, उसके अंदर जो तेल है वो आता है, तो वो पूरा पॉल्यूटेड कर देगा ये सारा। तो इससे ज्यादा इस जो एरिया है, इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ गया। इसको लेकर के यूएन को भी चिंता है और सबको फिक्र है, लेकिन अभी तक तो देख रहे हैं कि इजराइल रुक नहीं रहा है, वार रुक नहीं रहा है, और यमन का कहना है कि जब तक इजराइल नहीं रुकेगा हम यहाँ पे अटैक करते ही रहेंगे। तो यूएन का भी कोई नहीं सुन रहा है, क्या कर सकते हैं।
तो चलिए ये हमने देख लिया। अब सबके लिए आप लोगों को एक चीज और कि बहुत बहुत आप लोग आए उसके लिए शुक्रिया। और लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जैसा आपने बताया इसका हम पीपीटी आपको दे देंगे